रेनू दिल्ली में रहती थी। उसके पिता गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। रेनू भी इस काम में अपने पिता का साथ देती थी। पापा ये लो, ये मैंने सारी तैयारी कर दी है, बस हरी चटनी बनानी है, वो आप बना लेना। बाकी लाल चटनी, गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी मैंने सब तैयार कर दिया है। अरे रेनू बिटिया, सब तो तूने खुद कर दिया, अब रह क्या गया है करने को। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है। बेटी, कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी और तू ससुराल चली जाएगी, तब तो मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा ना। लो, अब इनका रोना शुरू हो गया। रेनू तू ही समझा अपने पापा को, थोड़ी थोड़ी देर में अपना मन भारी कर लेते हैं। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी, मैं आप दोनों के साथ यही रहूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, बेटियों को तो अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। राघव एक बहुत अच्छा लड़का है, वह तुझे बहुत खुश रखेगा और हमारी कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। दरअसल रेनू की शादी कानपुर में पक्की हो गई थी। शादी को अब बस 1 महीने ही बचे थे, इसलिए रेनू का मन उदास था कि वह अपने माता पिता के बिना इतना दूर कैसे रहेगी। रेनू का एक भाई भी था जो कि ये भी छोटा था और वह भी पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और रेनू की शादी का दिन आ गया। रेनू के माता पिता उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। रेनू अपने ससुराल आ गई। रेनू का पति राघव डाटा कंपनी में काम करता था। बस बहू, मेरा पेट भर गया, अब मैं 1 रोटी और नहीं लूंगी, तू राघव को दे दे। बस बस भाई, अब मैं भी नहीं लूंगा, मेरा भी हो गया, मेरे पेट में अब और जगह नहीं बची है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने कि मैंने तो 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कहाँ माँ जी, इतनी छोटी छोटी तो रोटी बनाती हूँ मैं, अब से मैं अपने हाथ का आपको गरम गरम खाना खिलाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। ये लीजिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। मैं बाइक निकालता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। माँ जी, और कुछ तो नहीं लाना ना? आपने जो राशन बताया है वो तो मुझे सब याद है, और कुछ लाना है तो मुझे बता दीजिए। नहीं बहू, बस इतना ही चाहिए, बाकी तुझे जो चाहिए वह तू खरीद लियो। जी माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रेनू राघव के साथ बाइक पर चली जाती है। रेनू, तुम बोलो तो मैं ऑफिस बाद में चला जाऊंगा, तुम अकेले सारा सामान लेकर कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी, आप मुझे बस यहीं उतार दीजिए। राघव बाजार में रेनू को उतार देता है और जैसे ही कुछ दूर उसकी बाइक चलती है, उसकी बाइक के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है जिससे वह टकरा जाता है। गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, देखो इन्हें क्या हो गया। लोग पास के अस्पताल में उसे लेकर जाते हैं। देखिए, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन एक पैर में फ्रैक्चर आ गया है। ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन इन्हें 6 महीने तक रेस्ट करना है। 3 दिन बाद राघव को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वह घर पहुंचता है। माँ, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घाव ही तो लगा है, कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अरे मैं माँ हूँ ना बेटा, तू नहीं जानता, बच्चे को जरा सी खरोच आ जाए तो माँ का कलेजा बाहर निकल आता है, और तुझे तो इतनी चोट लगी है। अब कुछ दिन के लिए मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगा। जाने की जरूरत भी नहीं है, डॉक्टर ने आपको 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करिए, मैं कोई काम शुरू कर दूंगी ताकि घर में पैसे की दिक्कत ना आए। जब भी वहाँ रेनू के माता पिता दिल्ली से आ जाते हैं। रेनू ने राघव ये एक्सीडेंट की बात बताई थी, वह सुनकर रह ना सके। दामाद जी, आप काम की चिंता मत करिए, रेनू ने मुझसे गोलगप्पे का काम सीख रखा है। रेनू, तू यहाँ कानपुर में गोलगप्पे का काम शुरू कर दे, तू बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती है, और जब तक काम शुरू नहीं हो जाता मैं जब तक यहीं रहता हूँ और तेरी मदद करूंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा, यहाँ आसपास में मेरे जैसे कोई गोलगप्पा बनाता भी नहीं है, हमारा काम सही चल सकता है। राघव बेटा, अब सारी चिंता छोड़ दो, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे।
शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया पिताजी, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसा परिवार बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद मिलते हैं। रेनू ने अपने पिता के साथ गोलगप्पे का ठेला खोल लिया। गोलगप्पे के तो वैसे भी बहुत दीवाने हैं। रेनू का काम अच्छा चलने लगा। अच्छा तो बिटिया, अब हम चलते हैं अपने घर। यहाँ तेरा काम अच्छा शुरू हो गया है, बस ऐसे ही मेहनत और लगन से अपने काम को करियो। सबसे विदा लेकर रेनू के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब रेनू रोज सुबह सुबह गोलगप्पे की तैयारी कर बाजार में ठेला लगाती थी। इस काम में उसकी सास भी उसकी बहुत मदद करती थी और ऐसे ही उसने कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानी और आज वह गोलगप्पे से बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। रामरती की इकलौती बेटी थी काजल, जिसका विवाह उसने राजेश से बड़ी धूमधाम से करवाया। राजेश की एक बड़ी भाभी थी निधि। काजल राजेश से शादी करके उसके घर जाती है। निधि और काजल की बहुत बनती थी। दोनों साथ में ही घर का सारा काम करती थी। जेठानी जी, आज शाम के खाने में क्या बनाना है? काजल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे जेठानी मत बोला करो, तुम मुझे दीदी बोला करो। मुझे जेठानी सुनना पसंद नहीं। ठीक है दीदी। अच्छा ये बताओ मैं खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ आज पालक की सब्जी बना लूं। हाँ ठीक है, बना लो। दीदी आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? अरे नहीं, मैंने सोचा कढ़ी बना देती हूँ। देवर जी को कढ़ी बहुत पसंद है। दीदी आप मुझे बोल दी होती तो मैं पालक की सब्जी नहीं बनाती। मुझे पता नहीं था कि राजेश जी को कढ़ी पसंद है। अरे कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं, अरे भाभी ये कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, तुम्हारे हाथों का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ देवर जी, मुझे पता है आपको कढ़ी पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए कढ़ी बनाई है। सुनो जी, मैंने भी पालक की सब्जी बनाई है, जरा ये भी खाकर देखो। अरे नहीं काजल, मैं भाभी के हाथों की कढ़ी छोड़कर पालक की सब्जी नहीं खा सकता। इतना कॉम्प्रोमाइज मुझसे नहीं होगा। काजल थोड़ा दुखी हो जाती है। उसी रात काजल की माँ का फोन आता है। अरे कैसी है मेरी लाडो रानी? मैं ठीक हूँ माँ। लग तो नहीं रहा जेठानी से कोई अनबन हुई है क्या? अरे नहीं माँ, दीदी तो बहुत अच्छी हैं, वो तो मुझ पर जान छिड़कती हैं। हम दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार है। काजल के मुंह से निधि की वाहवाही सुनकर रामरती अपना खुराफात दिमाग चलाती है। ना जाने इस निधि ने मेरी भोली भाली बच्ची पे कौन सा जादू कर दिया है। मुझे काजल को अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। माँ कहाँ खो गई? अरे बेटा, ये तेरी जेठानी बहुत चालाक है, तुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रही है। तू ये बता क्या हुआ है? काजल अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रामरती अपनी बेटी को मिर्च मसाले के साथ समझाती है। अरे बेटी, तू बहुत भोली है, मैं तुझे बता रही हूँ, ये तेरी जेठानी और तेरे पति के बीच में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। ये तेरे पति को फंसा लेगी। माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फोन रखती हूँ, बाय। काजल फोन काट देती है, पर उसके मन में अपनी माँ की बातें चलती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? जल्दी आओ। जी देवर जी, बोलिए, क्या हुआ? अरे भाभी, ये टाई जल्दी बांध दो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। लाओ दो, मैं बांध देती हूँ। थोड़ा नीचे झुको, जब ही तो बांधूंगी। भाभी, मैं तो जीवन में झुकना चाहता था, पर भाई ने बीच में आकर मेरा नंबर काट दिया। हटो देवर जी, मजाक करना तो कोई आपसे सीखे। काजल अपने पति को जेठानी के इतना करीब देख सोचने लगती है, माँ शायद बिल्कुल ठीक बोल रही थी। जेठानी जी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही देवर जी के इतना करीब जाते हुए। टाई बांधना तो बस बहाना है। गुस्से में काजल अपने रूम में आ जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझे ही याद कर रही थी मैं। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, बोल क्या हुआ? अरे माँ, क्या बताऊँ मैं आपको, आप सही बोल रही थी। मेरी जेठानी तो मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। उनके पास जाने के लिए बस बहाने ढूंढती रहती है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तेरी जेठानी और तेरे पति के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी और तो और बोल रही थी हम दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार है। अरे कैसा बहनों जैसा प्यार? तेरे पति पे डोरे डाल रही है तेरी जेठानी। अरे माँ, मैं पहले इतनी परेशान हूँ जेठानी की हरकतों से, आप मुझे और सुनाओ मत। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, तू अपनी इस बेशरम जेठानी को ताने मारना शुरू कर, वरना ये तेरे पति पर लटके झटके दिखाकर पटा लेगी और तू बस हाथ मलती रह जाएगी। अपनी माँ की बातों में आकर काजल निधि से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। लगता है आज मेरी प्यारी देवरानी जी देवर जी के लिए कुछ स्पेशल बना रही हैं। अरे देखो ना दीदी, मैं चाहकर भी कितना स्वादिष्ट खाना बना लूं, लेकिन मेरे प्यारे पति तो आपके हाथों का खाने का स्वाद भूलते ही नहीं हैं।
वैसे जेठानी जी, आप दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? निधि काजल के मुंह से ऐसी बात सुन हैरान हो जाती है। काजल, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम हम पर इतना घटिया दोष कैसे लगा सकती हो? कम से कम हम दोनों के बीच के उम्र फासले का तो लिहाज करती। जेठानी जी, आजकल तो अपने से बड़े से प्यार करने का रिवाज चल रहा है, तो आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? निधि काजल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर काजल की कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भाभी देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। लेकिन देवर जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे रख लो जेठानी जी, वरना आपके प्यारे देवर का दिल टूट जाएगा। काजल, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? जेठ जी, कैसे पति हैं आप? आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी मेरे पति से नाजायज संबंध बनाए बैठी है और आपको खबर तक नहीं है। काजल, ये तुम कैसी घटिया बात कर रही हो? घटिया काम तो तुम दोनों कर रहे हो। देवर भाभी के रिश्ते को मजाक बना रखा है तुमने। आज मैंने सच बोल दिया तो तुम दोनों को चुभन हो रही है। बस करो काजल, जैसा तुम सोच रही हो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ही बता दो जेठानी जी, कौन सा देवर अपने भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आता है और बीवी के आगे भाभी की वाहवाही करता है? मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन समझा था, लेकिन आप तो मेरी सौतन बनने पर आ गई। निधि काजल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दौड़ी दौड़ी किचन में जाती है और खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। बस करो जेठानी जी, और कितना ड्रामा करोगी? गुस्से में आकर राजेश काजल को थप्पड़ लगा देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बातें बोलते हुए? जब मैं छोटा था, जब भी मेरे सर से माँ का साया हट गया और तब से भाभी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी इच्छाओं को मारकर मेरी इच्छा पूरी करी, और आज जब मैं इस काबिल बन गया हूँ तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। तुम जैसी सोच वाली औरत से मैं कोई रिश्ते नहीं रख सकता। चली जाओ यहाँ से। अपने पति और जेठानी के बीच के रिश्ता जानकर काजल का सर शर्म से झुक जाता है और वह अपने पति और जेठानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अपनी माँ की बातों में आकर आप पर और इन पर शक किया। मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं काजल, तुमने अपनी माँ की बातों में आकर ये सब किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे देवर जी बस तुम्हारे हैं। इसके बाद से काजल ने अपनी माँ से सलाह मशवरा लेना बंद कर देती है और अपनी जेठानी के साथ घुल मिल के रहने लगती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।